ममता बनर्जी ने अपने खास पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में सीबीआई के आने पर रोक लगाई। ठीक वैसे ही मुंबई पुलिस के डीजीपी परमबीर सिंह को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सीबीआई के आने पर रोक लगा दी है। अब महाराष्ट्र में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को उद्धव ठाकरे से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत के सीबीआई किसी नए मामले की जांच नहीं कर पाएगी। हालांकि ये काम तो उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह मामले को लेकर पहले ही करने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे ऐसा नहीं कर पाए और सुशांत मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई। लेकिन लखनऊ में जैसे ही टीआरपी स्कैम मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, उद्धव ठाकरे ने बिना वक्त गंवाए महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री बैन कर दी। सीबीआई को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले की टाइमिंग से साफ है कि उद्धव ठाकरे और उनकी सहयोगी पार्टियों की टीआरपी स्कैम में कोई ना कोई दिलचस्पी है और वे पूरे मामले को किसी खास दिशा में ले जाना चाहते हैं। टीआरपी स्कैम में मुंबई पुलिस के इरादे तो खुद परमबीर सिंह बता चुके हैं कि रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी उनके निशाने पर हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, न तो बार की शिकायत में रिपब्लिक टीवी का नाम है और न ही एफआईआर में, लेकिन इन दोनों का नाम उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार और सोनिया गांधी जैसे नेताओं की डायरी में है और परमबीर सिंह उसी डायरी में दर्ज नाम के खिलाफ जांच करने के लिए उतावले हैं। परमबीर सिंह की न सिर्फ पोल खुली, बल्कि मुंबई हाई कोर्ट ने भी बिना किसी शिकायत के रिपब्लिक टीवी और अर्नब का नाम लेने की वजह से फटकार लगाई। अर्नब परमबीर सिंह के खिलाफ 200 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि परमबीर सिंह चारों तरफ से घिरते दिख रहे हैं। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब लखनऊ में सीबीआई ने टीआरपी स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज की। तब उद्धव ठाकरे को लगा कि अब परमबीर सिंह को बचा पाना मुश्किल होगा, इसलिए आनन फानन में महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई। टीआरपी घोटाला को लेकर एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था और इसके बाद में यूपी सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। टीआरपी का ये कथित घोटाला उस समय सामने आया जब रेटिंग एजेंसी बाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चैनल्स विज्ञापनदाताओं को लुभाने के लिए टीआरपी रेटिंग्स में धांधली कर रहे हैं। उधर 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि उसने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनल्स को शामिल करते हुए टीआरपी के धोखाधड़ी के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कुछ परिवार जिनके घरों में दर्शकों के डेटा एकत्र करने के लिए मीटर्स लगाए जाते थे, उन्हें 3 चैनल्स की ओर से रिश्वत दी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के राज्य में प्रवेश को लेकर महाराष्ट्र से पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे टीआरपी स्कैम की जांच के बीच में सीबीआई के दखल के तौर पर देखा है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच को कमजोर करने वाला बताया। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में टीआरपी स्कैम को लेकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू करने के बाद काफी विवाद हुआ है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम उन 3 चैनल्स में रखा है जो टीआरपी घोटाले में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी इस बात से परेशान हैं कि अपने हिसाब से पीएम मोदी पर बड़े और तीखे हमले करते हैं, लेकिन उसका असर होता नहीं। प्रियंका वाड्रा परेशान हैं कि उनके ट्वीट्स और पॉलिटिकल स्टंट से कोई बड़ा खेल क्यों नहीं होता। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस ही नहीं, ममता बनर्जी से लेकर केरल के कम्युनिस्ट तक और एमके स्टालिन से लेकर केजरीवाल तक सब परेशान हैं। हैरान है कि आखिर भारत इस समय कोरोना महामारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा पर जबरदस्त तनाव की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। ये कहानी किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से है। अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर ऐसा तनाव जैसा कि कई दशकों में नहीं देखा गया। इसके बावजूद पीएम मोदी अभी भी उतने ही लोकप्रिय दिख रहे हैं जितना पहले थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिहार में अगस्त महीने में किए गए एक ओपिनियन पोल के हवाले से ये जानकारी मिली। हिंदी पट्टी के अहम राज्य बिहार में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी की लोकप्रियता का पैमाना 61% है और इसी वजह से एनडीए के चुनाव प्रचार के केंद्र में पीएम मोदी हैं। और तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी के आसार हैं। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला चुनावी इम्तिहान होने जा रहा है।
अगस्त महीने में किए गए एक ओपिनियन पोल में 78% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को अच्छे से लेकर शानदार बताया। पिछले साल 71% उत्तरदाता उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे। इसका मतलब है कि महामारी, इकोनॉमी जैसी चुनौतियों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी ही है, घटी नहीं। प्रधानमंत्री के समर्थकों में ऐसे कितने ही हैं जिन्हें अप्रैल महीने में लॉकडाउन के दौरान इसकी मार खानी पड़ी थी। उनकी नौकरी छूट गई और वे दिल्ली से बिहार के अपने गांव के लिए साइकिल से, पैदल या फिर जैसे तैसे पहुंचे। इस दौरान उन्हें पुलिस वालों ने पीटा भी। ऐसे लोगों का मानना है कि कुछ लोग बीच में भ्रष्टाचार की वजह से सभी तरह के लाभ पा रहे हैं और इसमें पीएम मोदी की कोई गलती नहीं है। उनका कहना है कि अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो मोदी कोरोना फैलने से थोड़ी रोक सकते हैं। कोई पीएम मोदी की अच्छी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। वह गरीब लोगों को खाना और काम देने के लिए पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं। मोदी के तमाम दूसरे समर्थक भारत की परेशानियों के लिए दूसरों को भी दोष देते हैं। कोई फेडरल ब्यूरोक्रेट्स को कटघरे में खड़ा करता है तो कोई राज्य सरकारों को, कोई गांव के नेताओं को तो कोई विपक्षी पार्टियों को। यहाँ तक कि देश के नागरिकों के भी दोष गिनने वाले कम नहीं हैं। असल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं की अहम भूमिका है। गरीबों के लिए मुफ्त कुकिंग गैस, टॉयलेट्स और आवास जैसी योजनाएं उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं। दूसरी तरफ उनकी हिंदुत्ववादी छवि बहुसंख्यकों में उनकी स्थिति मजबूत करती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह विपक्ष का कमजोर होना भी है। राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्ष की कमी की वजह से वोटर मोदी की तरफ झुक रहे हैं और इस तरह की राजनीति की भी अपनी कमियां होती हैं। 2019 में मोदी ने प्रभावशाली ढंग से इस बात को भुनाया कि कोई विकल्प नहीं है। 2019 में और बड़े बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। नागरिकता कानून को मंजूरी दी, जिसमें प्रताड़ना के शिकार पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। एनआरसी की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी और ये सारे कदम उनकी हिंदुत्ववादी छवि को किसी न किसी तरह से मजबूत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के नेता किस हद तक जा सकते हैं, इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। अपनी राजनीति और गद्दी दोनों को बचाने के लिए गांधी बाड्रा परिवार को खुश करने के लिए पंजाब सरकार ने ऐसा देश विरोधी ट्वीट किया जिसका कोई दूसरा उदाहरण देश में नहीं है। कांग्रेस की राज्य सरकार देश विरोधी ताकतों को संरक्षण तो पहले से देने का आरोप झेल रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश के दुश्मनों की तारीफ की और अपने देश को बदनाम कर दिया। पंजाब सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि भारत सरकार पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। ट्विटर पर जैसे ये ट्वीट पोस्ट किया गया, लोगों ने अमरिंदर सिंह सरकार की इस करतूत पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस विवादित ट्वीट को जल्द डिलीट कर दिया गया, लेकिन डिलीट करने से पहले ही लोगों ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया। इस ट्वीट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमरिंदर सिंह की सरकार किस तरह से देश के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस सरकार में शामिल लोग किस तरह अलगाववादी मानसिकता से ग्रसित हैं और खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण दे रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने अमरिंदर सिंह सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस मामले में जवाब देने और कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाते हुए राहुल गांधी का रंग ढंग बदल गया। वायनाड में राहुल गांधी ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मुलाकात की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उसके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी एक गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से गंभीरता के साथ उठाएगी। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तानी मंच से देश की छवि खराब करने की कोशिश की। थरूर ने पाकिस्तान के लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में जहां पाकिस्तान की जमकर तारीफ की, वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तबलीगी जमात और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में एक दूसरे से डर का माहौल है, चीनी जैसे दिखने वाले लोगों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने तबलीगी जमात का पक्ष लेते हुए कहा कि कोरोना के समय में मुसलमानों को परेशान किया गया। पंजाब सरकार के ट्वीट की भाषा और शशि थरूर की भाषा एक समान है। इससे लगता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है, जिसका एक ही मकसद है, देश विरोधी ताकतों के सहयोग से भारत के खिलाफ साजिशें करना।
और केंद्र की मोदी सरकार और भारत को बदनाम करना। बिहार के चुनाव मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं और राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सब पर बरस रहे हैं। हालात ये हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार भी ये चाहने लगे हैं कि सीएम योगी उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने आए। विपक्षी कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साध रहे हैं योगी की बातों से असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लगी तो उन्होंने योगी को चुनौती दे डाली। ओवैसी ने कहा कि अगर वे सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में साबित करें कि मैं पाकिस्तान का समर्थक हूं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान उनकी हताशा को दर्शाता है। क्या वे नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान गया था तो मैंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात की थी। ओवैसी ने यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओवैसी और राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। साथ ही ओवैसी ने कांग्रेस और राजद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 20 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए जमुई में एक चुनावी रैली में कहा था कि राहुल गांधी और ओवैसी इस समय पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या आप इन दोनों देशों की हितों की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये देश हित करेंगे? देश के दुश्मन तो भारत के अंदर ही हैं, जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं और उनके हितों की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का दम न तो कांग्रेस में है और न ही आरजेडी में। बीजेपी का सामना करने के लिए न तो इनके पास बौद्धिक ईमानदारी है और न ही संकल्प शक्ति। इनके पास न तो विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति है और न ही राजनीतिक विजन। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल सत्ता में रहते तो अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाते। कांग्रेस तो काफी पहले से ही मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। कार्य तेजी से हो रहा है। निर्माण पूरा हो जाने पर बिहार वासियों का भी अयोध्या में आकर दर्शन का इंतजार रहेगा। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ मिला है। इससे खेती के लिए कर्ज से किसानों को मुक्ति मिल सकी है। कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना का धरातल पर क्रियान्वयन, मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। गरीबों को आवास और आयुष्मान कार्ड देकर उबारने की भरपूर कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आरजेडी नेता इन दिनों सरकार बनने पर 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब 15 साल के शासन ने नौकरी नहीं दे पाए तो अब कहां से नौकरी देंगे? राजद और कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी भाजपा नहीं है। चीन और पाकिस्तान परस्त फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला यूपी के जौनपुर की अदालत में है और इसकी अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पुराने दिन लौटाने के लिए चीन से सहायता लेने के बयान पर यह मामला दर्ज कराया है। लेकिन हकीकत यह है कि चीन से अब्दुल्ला खानदान का गहरा रिश्ता रहा है। इन दिनों फारूक के लिए आंसू बहाने वाले कुछ बड़े नेता और मीडिया के दिग्गज पिछले 6 दशकों से शेख अब्दुल्ला परिवार के प्रामाणिक रिकॉर्ड को या तो याद नहीं रखना चाहते हैं या अनजान हैं, जो भारत, चीन और पाकिस्तान सरकारों की फाइल्स में दर्ज है। जनवरी 1965 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को दिए रात्रि भोज के मौके पर घोषणा की थी कि जल्द ही कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच मुलाकात होगी। चीन शेख साहब को आमंत्रित करेगा। पाकिस्तान तब शेख को कश्मीर की निर्वासित सरकार का मुखिया मान रहा था। इस ऐलान पर 2 महीने बाद अमल हो गया।
31 मार्च 1965 को शेख अब्दुल्ला और चाओ इन लाई की लंबी गुप्त वाली बैठक अल्जियर्स में हुई। बैठक के बाद चीन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह कश्मीर के भारत से अलग होने के स्वनिर्णय का पूरा समर्थन करेगा। तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में विश्वास दिलाया कि इस अपराध के लिए शेख अब्दुल्ला पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने तत्काल उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और फिर 8 मई को भारत में प्रवेश करते ही उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने इससे तिलमिलाकर न केवल सरकारी स्तर पर इसका विरोध किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत भी दर्ज करवाई। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को भारत से अलग करने के षड्यंत्र की तैयारी कर चुके हैं? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसी कोशिशों और शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के कई दौर चले। बाद में केंद्र सरकारों ने संविधान के दायरे और शपथ के साथ शेख के नवाबजादे फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला को कश्मीर में राज करने के अवसर दिए। इसका लाभ कश्मीर की गरीब जनता को तो नहीं मिला, पर अब्दुल्ला परिवार और उनके नजदीकी साथियों को अरबों रुपयों की संपत्ति जुटाने, पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते रखने, आतंकी संगठनों को पर्दे के पीछे से जरूरत होने पर राज्य सरकार से मदद करने का मौका मिला। वास्तव में अब्दुल्ला परिवार कश्मीर के नाम पर केंद्र सरकारों से सौदेबाजी में लगा रहा है। वे सत्ता में रहने पर लुटाने की पूरी छूट और सत्ता में न रहने पर उनके भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संसद के निर्णय के लागू होने के साल भर बाद उसकी वापसी की मांग पूरी नहीं होने का एहसास शायद फारूक और कांग्रेस सहित उनके समर्थक दलों के नेताओं को भी हो गया है। वे अपने काले कारनामों की फाइल्स को ठंडे बस्ते में डाल देने, जेल में नहीं भेजने की दुहाई दे रहे हैं। तथ्य ये भी है कि कश्मीर को लूटने में कभी उनकी धुर विरोधी रही महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब समय समय पर कुछ हिस्सा पाते रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बाहर से साथ दे रही है। वहीं पीडीपी और छोटे मोटे दल अपने अपने स्वार्थों के लिए फारूक के कदमों में बैठे रहे हैं। इस समय सबसे गंभीर प्रामाणिक मसला 2002 से 2011 के सत्ता काल का है। इस अवधि में राज्य सरकार ने प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को करीब 112 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। फारूक अब्दुल्ला स्वयं इस संगठन के अध्यक्ष भी थे। सारी चालाकियों के बावजूद इसमें से 43 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी के आरोप सामने आने पर 2015 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इसे राजनीतिक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। जुलाई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रमाणों के साथ कई लोगों से पूछताछ की। दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ वरिष्ठतम अधिकारियों को ऐसी जानकारी मिली कि फारूक और उनके करीबी जम्मू कश्मीर बैंक से लगभग 300 करोड़ रुपए नकद भी निकालते रहे। उसकी भी विस्तृत जांच चल रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने आखिरकार इस बात को कबूल ही कर लिया कि टीआरपी घोटाले की वजह से ही सीबीआई की राज्य में एंट्री पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सीबीआई को राज्य में किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। एनसीपी कोटे के मंत्री बने अनिल देशमुख ने कहा कि सीबीआई की राजनीतिक उपयोग को लेकर संदेह की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरपी केस में उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की आशंका उत्पन्न हो गई। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस मामले में कुछ छिपाना चाहते हैं और उन्हें सीबीआई का डर भी था कि कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए आनन फानन में ये फैसला लिया गया। अनिल देशमुख का कहना है कि दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 राज्य में जांच के लिए राज्यों को सहमति अनिवार्य करने का अधिकार देती है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों ने भी ऐसा आदेश जारी किया है क्योंकि उन्हें भी सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का डर है। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस फैसले को सही ठहराया। संजय राउत ने कहा कि सीबीआई छोटे छोटे मामलों में भी घुसने लगी है। सीबीआई का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो उन्हें जांच करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में एफआईआर दाखिल की जाती है, वहां से केस को जाता है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है। असल में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था।
जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था। ये मामला टीआरपी में हेरफेर से संबंधित है, लेकिन इस पूरे मामले में पेच यहाँ फंसा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से अपना हिसाब चुकता करना चाहती है। मुंबई पुलिस के डीजीपी परमबीर सिंह ने बिना शिकायत और सबूत के अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया तो उनकी मंशा पर सवाल उठे और अब यही सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई को रोक कर वे अर्नब गोस्वामी से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन अनिल देशमुख के बयान से तो ये साफ हो गया है कि दाल में कहीं न कहीं काला जरूर है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में बिहार सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया था और अब इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। आपको बता दें कि सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की केंद्र और बिहार सरकार के साथ तल्खी खुलकर सामने आई थी।